हाँ, जरा कल्पना कीजिए, किसी इंसान ने अपनी आखिरी सिगरेट अभी अभी बुझाई है और सिर्फ 20 मिनट के भीतर, मतलब लिटरली 20 मिनट में, उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट एकदम सामान्य होने लगता है। शरीर तुरंत उस जहर के असर को कम करना शुरू कर देता है और रिकवरी चालू हो जाती है। हाँ, ये बहुत ही कमाल की बात है। बिल्कुल, मतलब ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि हमारा शरीर कितनी तेजी से खुद को ठीक करना चाहता है। लेकिन लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि 100 में से 95 लोग, मेरा मतलब है 95% लोग हार मानकर अचानक दोबारा उसी धुएं की तरफ लौट जाते हैं? अगर शरीर इतनी तेजी से रिकवर कर रहा है, तो बिना किसी मदद के, जिसे हम कोल्ड टर्की कहते हैं, लत छोड़ने का सक्सेस रेट सिर्फ 5% क्यों है? देखिए, यही इस पूरी समस्या का सबसे गहरा और सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। शरीर उस जहर को बाहर फेंकना चाहता है। शरीर तैयार है, लेकिन जो दिमाग है ना, दिमाग नहीं मानता। बिल्कुल, दिमाग शरीर की एक नहीं सुनता। असल में ये जो लत है, ये कोई साधारण कमजोरी या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल न्यूरोलॉजिकल जाल है। सही बात है। तो चलिए आज इसी जाल को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय यही है: सिगरेट, वेपिंग और तंबाकू की लत को हमेशा के लिए छोड़ने का विज्ञान। और इस विश्लेषण के लिए हमने कुछ बहुत ही मजबूत स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया है। इनमें 2025 और 2026 की एकदम ताज़ा मेडिकल रिसर्च शामिल है। साथ ही मशहूर ह्यूबरमैन लैब के न्यूरोसाइंस के तथ्य और लत छुड़ाने के क्षेत्र में एक्सपर्ट डॉक्टर ऋचा तिवारी के गहरे क्लिनिकल अनुभव भी हमने शामिल किए हैं। हाँ, और हमारी इस चर्चा का जो मिशन है, वो सिर्फ ये बताना नहीं है कि स्मोकिंग बुरी है। मतलब वो तो हर कोई जानता है ना। हाँ, वो तो बच्चों को भी पता है। राइट। हमारा असल मिशन ये समझना है कि आखिर सिगरेट या वेप छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, और लत छोड़ने के बाद शरीर अब खुद को अंदर से कैसे ठीक करता है, और इस जाल से हमेशा के लिए बाहर निकलने के सबसे सफल विज्ञान पर आधारित तरीके आखिर हैं क्या। बिल्कुल। तो शुरुआत इस बात से करते हैं कि आखिर हम किस स्तर के खतरे का सामना कर रहे हैं। अक्सर जब तंबाकू की बात आती है तो एक आम धारणा होती है कि भाई इससे सिर्फ फेफड़ों का कैंसर होता है। लेकिन क्या सच में सिर्फ फेफड़े ही दांव पे लगे होते हैं? ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो लोगों में है। अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के 2026 के ताज़ा आंकड़ों को देखें, तो दुनिया भर में आज भी 5 में से 1 वयस्क तंबाकू का आदी है। 5 में से 1, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और जो लोग खुद स्मोक नहीं करते उनके लिए भी ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सेकेंड हैंड स्मोकिंग से हर साल लगभग 1.3 मिलियन यानी 13 लाख मौतें हो रही हैं। बाप रे। लेकिन जिस बात ने मेडिकल जगत को सबसे ज्यादा हैरान किया है ना, वो है 2025 का सेक्स इंस्टीट्यूट का एक अध्ययन। इस रिसर्च ने खतरे की उस पुरानी परिभाषा को पूरी तरह बदल के रख दिया है। कैसे? क्या नया पता चला है? अब धूम्रपान से सिर्फ फेफड़ों का कैंसर ही नहीं जुड़ा है। उन्होंने पाया है कि 23 अलग-अलग बीमारियों से मौत का खतरा सीधे स्मोकिंग से जुड़ गया है। 23 बीमारियां? मतलब ये तो ऐसा है जैसे पूरे शरीर के हर एक सिस्टम पर हमला हो रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनमें जो सबसे चौंकाने वाला डेटा सामने आया है, वो हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग को लेकर है। अच्छा। हाँ, जो लोग स्मोक करते हैं उनमें आगे चलकर डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी याददाश्त खत्म करने वाली बीमारियां होने का खतरा 60% तक अधिक होता है। तंबाकू का धुआं सीधे तौर पर दिमाग की नसों को सिकोड़ रहा है। 60%? ये वाकई डराने वाला है। यहाँ मैं एक और धारणा के बारे में पूछना चाहूँगा। बहुत से लोग जो शायद दिन में सिर्फ 1 या 2 या मान लीजिए 10 सिगरेट तक पीते हैं, वो खुद को हल्के स्मोकर्स या सोशल स्मोकर्स मानते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। उन्हें लगता है कि यार हम तो सेफ जोन में हैं। क्या विज्ञान भी ऐसा कुछ मानता है? देखिए, विज्ञान इस सेफ जोन के भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है। उसी 2025 की रिसर्च ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो हल्के स्मोकर्स हैं, यानी जो दिन में 1 से 14 सिगरेट पीते हैं, उन्हें भी फेफड़ों की क्रॉनिक बीमारी से मरने का खतरा गैर धूम्रपान करने वालों की तुलना में 21 गुना ज्यादा होता है। 21 गुना? मतलब दिन में 1 सिगरेट भी कोई सेफ नहीं है? बिल्कुल नहीं। 21 गुना जोखिम किसी भी नजरिए से हल्का तो नहीं हो सकता। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और चलन आजकल बहुत आम हो गया है, वेपिंग। बहुत से युवा सोचते हैं कि वेप करना एक सुरक्षित विकल्प है। मुझे हमारे स्रोतों में NHS की 2025 की एक रिपोर्ट मिली थी, जिसमें कहा गया कि वेपिंग में पारंपरिक सिगरेट वाले वो 7000 जहरीले रसायन नहीं होते। तो क्या इसका मतलब यह है कि वेपिंग एक सेफ पैसेज है? सेफ तो बिल्कुल नहीं है।
हाँ, पारंपरिक सिगरेट से थोड़ा कम हानिकारक जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा है जिसे ड्यूअल यूज कहते हैं। डुअल यूज मतलब दोनों चीजें एक साथ करना। बिल्कुल। बहुत से लोग सिगरेट छोड़ने के इरादे से वेपिंग शुरू करते हैं, लेकिन होता क्या है कि अंत में वो सिगरेट और वेप दोनों का इस्तेमाल करने लगते हैं। रिसर्च बताती है कि ऐसे ड्यूअल यूजर्स का जो कार्डियोवैस्कुलर जोखिम है, यानी हार्ट अटैक का खतरा, अच्छा, अंदाजा ही नहीं लगता। निकोटीन की इसी मात्रा से मुझे एक बहुत दिलचस्प बात याद आ रही है। अगर हम इस लत के पीछे की बायोलॉजी को समझें तो हमारे स्रोतों के अनुसार निकोटीन की जो हाफ लाइफ होती है वो सिर्फ 1 से 2 घंटे होती है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि शरीर में जाने के महज 2 घंटे बाद निकोटीन का स्तर आधा रह जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब कोई स्मोकर रात को सोता है और सुबह उठता है तो वो असल में एक भारी विड्रॉल की स्थिति में जागता है? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। जब एक स्मोकर सुबह अपनी आंखें खोलता है ना, तो उसका शरीर रासायनिक रूप से निकोटीन की भूखमरी के दौर से गुजर रहा होता है। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे इंसान हर सुबह एक इमोशनल बैंक अकाउंट के पूरी तरह खाली होने पर उठ रहा हो। मतलब उसे अपना दिन शुरू करने के लिए या सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए तुरंत निकोटीन का एक लोन लेना पड़ता है। सही कहा। लेकिन आखिर ये निकोटीन हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या करता है कि इंसान इसके बिना रह नहीं पाता? इसे समझने के लिए हमें उस जाल के मैकेनिज्म को समझना होगा। देखिए, सिगरेट पीना कोई आम आदत नहीं है, जैसे नाखून चबाना या बैठे बैठे पैर हिलाना। निकोटीन एक ऐसा रसायन है जो सीधे हमारे मस्तिष्क के मेसोलिम्बिक रिवॉर्ड पाथवे को हाईजैक कर लेता है। अरे बाप रे। अगर हम इस भारी भरकम मेडिकल टर्म को थोड़ा आसान भाषा में समझें तो ये आखिर क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना और बुनियादी सर्वाइवल सॉफ्टवेयर है। अच्छा। जैसे जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो ये पाथवे थोड़ा सा डोपामाइन नाम का रसायन छोड़ता है जो हमें खुशी और संतुष्टि देता है। हाँ, डोपामिन के बारे में तो आजकल बहुत बात होती है। बिल्कुल। ये असल में दिमाग का तरीका है हमें ये बताने का कि ये चीज़ तुम्हारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, इसे दोबारा करना। लेकिन निकोटीन क्या करता है? निकोटीन इस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह हैक कर लेता है। हैक कर लेता है? हाँ, ये फेफड़ों से होते हुए कुछ ही सेकंड में दिमाग तक पहुंचता है और डोपामाइन की एक बहुत बड़ी बाढ़ ले आता है। दिमाग को अचानक लगने लगता है कि ये सिगरेट तो खाने या पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ओहो, मतलब दिमाग पूरी तरह से धोखा खा जाता है। बिल्कुल। और मुश्किल तब शुरू होती है जब कुछ ही घंटों में ये डोपामाइन का स्तर तेजी से नीचे गिरता है। जैसे ही ये गिरता है, मस्तिष्क घबराहट का सिग्नल भेजता है। इंसान को जो एंजाइटी, बेचैनी या अचानक से गुस्सा आता है ना, वो असल में शरीर की कोई प्राकृतिक जरूरत नहीं है। वो सिर्फ उस गिरे हुए डोपामाइन को वापस उसी स्तर पर ले जाने की, उस खाली बैंक अकाउंट को भरने की एक बहुत ही हताश और आक्रामक कोशिश है। वाह, यानी वो जो घबराहट और बेचैनी है वो असली नहीं है, वो सिर्फ निकोटीन के स्तर के गिरने का एक केमिकल रिएक्शन है। ये जानना सच में बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। अब जब हम समझ चुके हैं कि ये जाल आखिर कैसे काम करता है, तो चलिए शरीर की रिकवरी की टाइमलाइन पर बात करते हैं। हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि शरीर बहुत तेजी से खुद को ठीक करना चाहता है। तो जब शरीर में वो 7000 जहरीले केमिकल्स और निकोटीन जाना बंद होते हैं तो आखिर होता क्या है? डॉक्टर ऋचा तिवारी के क्लिनिकल अनुभव और जो एकदम ताज़ा रिसर्च है वो इस रिकवरी को बहुत बारीकी से समझाते हैं। आखिरी सिगरेट पीने के महज 12 से 24 घंटे के भीतर जो होता है वो सच में किसी जादू से कम नहीं है। क्या होता है? शरीर में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्तर है वो सीधा आधा हो जाता है। थोड़ा यहाँ रुकते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड वही जहरीली गैस है ना जो गाड़ियों के साइलेंसर से निकलती है? हाँ, बिल्कुल वही। तो शरीर के अंदर इसका क्या काम है? देखिए, जब इंसान सिगरेट का धुआं अंदर खींचता है तो ये गैस सीधे खून में पहुंच जाती है। हमारे खून में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनका काम पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाना है, ये गैस उन कोशिकाओं से ऑक्सीजन को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और खुद उसकी जगह जाकर बैठ जाती है। बाप रे। इसी वजह से स्मोकर्स अक्सर थोड़ा सा चलने पर भी हांफने लगते हैं और उनका दिल ज्यादा जोर से धड़कता है क्योंकि शरीर को पूरी ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रही होती। अच्छा, तो ये कारण है? हाँ, लेकिन जैसे ही आप सिगरेट छोड़ते हैं 24 घंटे के अंदर शरीर इस गैस को बाहर निकाल फेंकता है। खून में ऑक्सीजन का प्रवाह वापस सामान्य होने लगता है और यही कारण है कि सिर्फ 1 दिन बाद ही हार्ट अटैक का खतरा कम होना शुरू हो जाता है। अरे वाह,
ये तो शरीर की बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग है। और फिर आता है 48 से 72 घंटे का समय। स्रोतों के मुताबिक 48 घंटों में शरीर से निकोटीन पूरी तरह खत्म हो जाता है। जो नर्व एंडिंग्स धुएं के जहर से सुन्न पड़ गई थीं, वो दोबारा विकसित होने लगती हैं। बिल्कुल। और मैंने पढ़ा कि इंसान की सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता वापस लौट आती है। मतलब खाना सच में दोबारा स्वादिष्ट लगने लगता है। हाँ, वो जो टेस्ट बड्स ब्लॉक हो गए थे वो खुल जाते हैं। और 72 घंटे में ब्रोंकियल ट्यूब्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे फेफड़ों में हवा का बहाव आसान हो जाता है। यहाँ पर इंसान अपनी ऊर्जा और स्टेमिना में एक बहुत ही साफ बदलाव महसूस करता है। लेकिन मेरी एक उलझन है यहाँ पे। अगर 72 घंटे में शरीर से निकोटीन का आखिरी कण भी बाहर निकल जाता है और शरीर लगभग साफ हो रहा है, तो फिर अक्सर लोग इसी तीसरे दिन आकर हार क्यों मान लेते हैं? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। क्या ये 72 घंटे का समय किसी वीडियो गेम की अल्टीमेट बॉस फाइट की तरह है? क्योंकि इंसान तो उस वक्त अपने बाल नोचने को तैयार रहता है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम इसे न्यूरोलॉजी के थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। देखिए, शरीर निकोटिन से तो आजाद हो गया है जी। लेकिन जब निकोटिन अचानक से बंद होता है तो सिर्फ डोपामाइन ही नहीं गिरता। तो और क्या होता है? दिमाग एक और रसायन रिलीज करता है, एपिनेफ्रीन, जिसे हम आमतौर पर एड्रेनालिन कहते हैं। ये वही रसायन है जो तब रिलीज होता है जब मान लीजिए आप पर कोई शेर हमला कर दे। अच्छा, मतलब शरीर एक कृत्रिम पैनिक या खतरे की स्थिति में आ जाता है। बिल्कुल। दिमाग लगातार चीख कर कह रहा होता है कि खतरा है, कुछ बहुत जरूरी चीज छिन गई है, कुछ करो। ये वो रासायनिक ड्रामा है जो पहले 72 घंटों तक पूरे जोरों पर चलता है। लेकिन 3 दिन बाद जब ये रसायन पूरी तरह शून्य हो जाते हैं, तब शरीर की कोई रासायनिक मांग नहीं बचती। मतलब केमिकल लड़ाई खत्म। हाँ, उसके बाद की जो लड़ाई है वो पूरी तरह से मानसिक होती है। फिर इंसान रसायनों से नहीं लड़ रहा है, वो उस खालीपन से, उन यादों से और उस दिनचर्या से लड़ रहा होता है जहां पहले एक सिगरेट हुआ करती थी। ये बहुत ही शानदार क्लैरिटी है। मतलब रासायनिक लड़ाई सिर्फ 3 दिन की है, उसके बाद सब कुछ दिमाग का खेल है। बिल्कुल। और जो इंसान इस 72 घंटे की बॉस फाइट को पार कर ले, उसके लिए 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने का जो समय होता है उसे गोल्डन टाइम कहा गया है। फेफड़ों की क्षमता 30% तक बढ़ जाती है। फेफड़ों के अंदर छोटे बालू जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं, है ना? हाँ, उन्हें सिलिया कहा जाता है। बिल्कुल, सिलिया। तो जब इंसान स्मोक करता है तो गर्म धुएं और टार की वजह से ये छोटे बाल लगभग लकवाग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन इस 1 महीने में ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। अगर मैं इसे विजुअलाइज करूं तो ये ऐसा है जैसे एक बड़े स्टेडियम में लोग मैक्सिकन वेव बना रहे हों। अरे वाह, क्या तुलना है ना? ये बाल एक झाड़ू की तरह काम करते हैं और लहरों के रूप में फेफड़ों में जमा सारा कचरा, टार और म्यूकस ऊपर गले की तरफ धकेलते हैं ताकि वो बाहर निकल सके। यही वजह है कि लत छोड़ने के बाद शुरुआत में लोगों को बहुत खांसी आती है, क्योंकि फेफड़े असल में अपनी अंदरूनी सफाई कर रहे होते हैं। हाँ, और 1 महीने बाद वो जो पुरानी क्रॉनिक खांसी होती है वो पूरी तरह बंद हो जाती है। लेकिन अगर हम लंबे समय की बात करें ना, तो ताज़ा क्लिनिकल रिसर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन की ओर इशारा करती है। कौन सा माइलस्टोन? 45 वर्ष की आयु का माइलस्टोन। ये डेटा वाकई बहुत ही आशाजनक है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में स्रोतों में पढ़ा था। ये माइलस्टोन आखिर कहता क्या है? डेटा साफ तौर पर बताता है कि अगर कोई व्यक्ति 45 साल की उम्र से पहले धूम्रपान पूरी तरह छोड़ देता है, तो वो स्मोकिंग के कारण होने वाली मृत्यु के लगभग सभी अतिरिक्त जोखिमों से बच जाता है। सभी जोखिमों से? हाँ। उस इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी उसके जीने के साल एक ऐसे व्यक्ति के लगभग बराबर हो सकते हैं जिसने कभी सिगरेट पी ही ना हो। ये तो उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जो अभी अपनी उम्र के 30वें या 40वें दशक में है। ये साबित करता है कि शरीर में खुद को रीबूट करने की कितनी अविश्वसनीय क्षमता है। बिल्कुल। लेकिन अब हम इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। हमने ये तो जान लिया कि ये जाल कैसे काम करता है, शरीर कैसे ठीक होता है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है, इसे छोड़ा कैसे जाए? क्योंकि हमने शुरुआत में ही देखा था कि सिर्फ इच्छा शक्ति यानी विल पावर के भरोसे रहने से सफलता दर सिर्फ 5% है। अगर इच्छा शक्ति ही सब कुछ होती तो लोग बार बार फेल नहीं होते। तो इसके लिए एक ठोस, वैज्ञानिक और व्यवहारिक प्लान कैसे बनाया जाए? यहीं पर डॉक्टर ऋचा तिवारी का जो 5 दिन का कोल्ड टर्की मास्टर प्लान है वो बहुत काम आता है। देखिए, ये सिर्फ सिगरेट फेंकने का प्लान नहीं है, ये असल में इंसान की साइकोलॉजी और उसके आसपास के पूरे माहौल को हैक करने का तरीका है। चलिए इस प्लान को थोड़ा बारीकी से समझते हैं।
इसके पहले दिन इंसान को एक कागज पर अपने छोड़ने के कारण लिखने होते हैं, और सबसे जरूरी बात, इसे सभी को बता देना होता है। हाँ, डिक्लेयर करना होता है। अपने परिवार, दोस्तों, ऑफिस में सबको। शायद ये एक तरह की सोशल अकाउंटेबिलिटी यानी सामाजिक जवाबदेही बनाने के लिए है। सही कहा आपने। जब लोग जानते हैं कि आपने कोई ऐसा संकल्प लिया है तो आप आसानी से पीछे नहीं हट पाते। आपको थोड़ा संकोच होता है। इसके साथ ही इंसान को अपने ट्रिगर्स पहचानने होते हैं, जैसे क्या तनाव के वक्त सिगरेट की याद आती है या सुबह चाय के साथ। हाँ, वो जो फिक्स पैटर्न बन जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन की रणनीति ने मुझे थोड़ा हैरान किया। इसमें कहा गया है कि सिगरेट छोड़ने से पहले उसकी जगह मुंह को व्यस्त रखने के लिए लॉलीपॉप, शुगर फ्री च्यूइंग गम या यहाँ तक कि एक पेंसिल जैसी चीजें खरीदें। मेरा मतलब है, लॉलीपॉप या पेंसिल से तंबाकू की लत का क्या लेना देना? इसका लेना देना ओरल फिक्सेशन से है। ओरल फिक्सेशन? हाँ, देखिए, सिगरेट सिर्फ निकोटीन का नशा नहीं है, बल्कि ये बार बार अपने हाथों को मुंह तक ले जाने की एक बहुत गहरी शारीरिक आदत भी है। दिमाग उस मोशन का, उस एक्शन का आदी हो चुका होता है। अच्छा। तो लॉलीपॉप या च्युइंगम उस खालीपन को भरते हैं और आपके दिमाग को व्यस्त रखते हैं, उसे धोखा देते हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट हैक है। और फिर आते हैं चौथे और पांचवें दिन पर। चौथे दिन का काम है कि व्यक्ति को सिगरेट की गंध वाले अपने सारे कपड़े, तौलिए, चादरें और पर्दे धो लेने चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी स्टेप है। क्या एक छोटी सी गंध सच में इतनी खतरनाक हो सकती है कि वो पूरी की पूरी लत को वापस ले आए? बिल्कुल हो सकती है। जो गंध है ना, यानी हमारी ऑल्फैक्टरी सेंस, वो हमारे दिमाग के मेमोरी सेंटर से सीधे जुड़ी होती है। ये तर्क या लॉजिक वाले रास्ते से होके नहीं गुजरती। अगर इंसान के कपड़ों से सिगरेट की हल्की सी भी महक आ रही है, तो वो महक सीधे दिमाग में जाकर क्रेविंग को ट्रिगर कर देगी। फिर चाहे इंसान ने कितनी भी मजबूत कसम क्यों न खाई हो, महक को हटाना, समझ लीजिए, आधी जंग जीतने जैसा है। और इसीलिए शायद पांचवें दिन, जो कि सिगरेट छोड़ने का मुख्य दिन होता है, कहा गया है कि अपने दांतों की अच्छी तरह सफाई कराएं और घर से सारे लाइटर, एश ट्रे और माचिस वगैरह उठाकर बाहर फेंक दें। एकदम सही। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर मुझे एक बात लगती है कि ये सिर्फ कोई आदत बदलने का खेल नहीं है। इंसान सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ रहा, बल्कि वो एक स्मोकर की जो अपनी पुरानी पहचान है, उसे धोकर निकाल रहा है। ये एक पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट है। बिल्कुल। जब तक वो पहचान नहीं बदलती, लत के वापस आने का खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी। जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, मान लीजिए दिन में 20 या 30 सिगरेट से भी ज्यादा, उनके लिए एकदम से छोड़ना यानी कोल्ड टर्की बहुत भारी पड़ सकता है। शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे मामलों में डॉक्टर तिवारी टेपरिंग मेथड का सुझाव देती हैं। तो क्या इसमें धीरे धीरे सिगरेट की मात्रा कम की जाती है? हाँ, इसमें व्यक्ति अपनी मात्रा को रोजाना 2 सिगरेट से कम करता है। जैसे अगर आज 20 पी हैं तो कल 18, परसों 16। अच्छा। इससे शरीर को निकोटीन कम होने की आदत पड़ने का थोड़ा समय मिल जाता है और फिर एक निश्चित दिन तय कर लिया जाता है जब यह संख्या 0 हो जाएगी। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन जब असल में अचानक से बहुत तेज तलब उठती है, वो जो क्रेविंग होती है, तब इंसान क्या करे? हमारे स्रोतों में उन क्रेविंग्स को हराने के लिए 5 Ds की रणनीति का जिक्र है। हाँ, वो बहुत कारगर है। मुझे लगता है ये बहुत ही मजेदार और काम के हैक्स हैं। हाँ, ये 5 Ds उन कुछ मिनटों की जो भयंकर क्रेविंग होती है, उसे टालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पहला है डिले, यानी जब बहुत तेज तलब लगे तो बस खुद से कहें कि मैं बस 5 मिनट बाद पी लूंगा। बस 5 मिनट टाल दे। हाँ, क्योंकि तलब हमेशा एक लहर की तरह आती है जो कुछ ही मिनटों में खुद ब खुद शांत हो जाती है। और दूसरा डी है डीप ब्रीदिंग, मतलब गहरी सांसें लेना। तीसरा है ड्रिंक वाटर, ठंडे पानी के घूंट लेना। चौथा डी मुझे बहुत दिलचस्प लगा, डू समथिंग एल्स, यानी कुछ और काम करके अपना ध्यान भटका ले। बिल्कुल। हालांकि कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि इंसान रात के 2 बजे तलब से बचने के लिए अपने कमरे में गोल गोल चक्कर लगा रहा है। लेकिन अगर ये काम करता है तो क्यों नहीं? और पांचवा है डिस्कस, मतलब उस मुश्किल समय में किसी ऐसे दोस्त या मेंटर से फोन पर बात कर लें जो इस संघर्ष को समझता हो। सही कहा। और इन सब के साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। शुरुआत के कुछ हफ्तों में कॉफी और शराब से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि कॉफी इंसान के तनाव और एंग्जाइटी को बढ़ाती है और शराब जो है वो हमारे आत्मानुशासन या सेल्फ कंट्रोल को कमजोर कर देती है।
एक पैक के बाद दिमाग बहुत आसानी से कह देता है चलो यार बस एक सिगरेट पी लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ, शराब तो सच में इरादों को पिघला देती है। लेकिन ये तो हुई व्यवहारिक हैक्स और शरीर की बात। कभी कभी ना ये 5Ds, लॉलीपॉप और पहचान बदलने वाले तरीके भी काम नहीं आते। हाँ, ऐसा होता है। लत की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि इंसान बार बार वापस गिर जाता है। ऐसे में अगर ये व्यवहारिक चीजें काम न करें तो आधुनिक विज्ञान और न्यूरोलॉजी किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं? जब व्यवहारिक तरीके हारने लगे तब हमें क्लिनिकल विज्ञान का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ह्यूबरमैन लैब के विश्लेषण में एक बहुत ही क्रांतिकारी रिसर्च का जिक्र है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर डेविड स्पीगल ने की है। ये रिसर्च क्लिनिकल हिप्नोसिस यानी सम्मोहन पर आधारित है। सम्मोहन, ये सुनकर तो मुझे हमेशा वो स्टेज वाला जादू याद आ जाता है जहां कोई पेंडुलम हिलाकर लोगों से अजीबोगरीब हरकतें करवाता है या उन्हें मुर्गा बना देता है। क्या ये वही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेज शो और क्लिनिकल हिप्नोसिस में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, क्लिनिकल हिप्नोसिस में कोई और व्यक्ति आपके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि ये एक गहरे फोकस की स्थिति है। इसमें मरीज खुद अपने दिमाग की तरंगों को शांत करता है और अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को एक नया निर्देश देता है कि मेरे शरीर के लिए ये धुआं एक जहर है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करके दिमाग की वायरिंग को ही बदल देता है। वाह! तो क्या इसके नतीजे सच में असरदार होते हैं? डॉक्टर स्पीगल के शोध के अनुसार क्लिनिकल हिप्नोसिस के सिर्फ एक सेशन, जी हाँ, सिर्फ एक बार के अभ्यास से सिगरेट छोड़ने की सफलता दर 23% तक पहुंच जाती है। 23%? ये तो बहुत बड़ा उछाल है। कहाँ बिना मदद के सिर्फ 5% और कहाँ सीधे 23%। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे क्लिनिक जाने की भी शायद जरूरत नहीं है। मैंने सोर्सेज में देखा कि रेवरी नाम के एक ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने फोन से ही इस क्लिनिकल हिप्नोसिस का अभ्यास कर सकता है। हाँ, वो बहुत ही एक्सेसिबल है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को दवाओं की जरूरत हो तो वहां विज्ञान कहाँ खड़ा है? फार्माकोलॉजी में बुप्रोपियोन नाम की एक दवा है जिसे आमतौर पर वेलब्यूट्रिन भी कहा जाता है। ये मूल रूप से एक एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन धूम्रपान छुड़ाने में इसके नतीजे बहुत शानदार रहे। ये काम कैसे करती है? क्योंकि ये दवा शरीर को निकोटीन तो नहीं दे रही है ना? बिल्कुल सही, ये निकोटीन नहीं देती। आपको याद है हमने शुरुआत में बात की थी कि सिगरेट छोड़ने पर डोपामाइन और एपिनेफ्रिन का स्तर अचानक गिर जाता है, जिससे बेचैनी होती है। हाँ, वो केमिकल ड्रॉप। बस ये दवा उसी खालीपन को भरती है। ये कृत्रिम रूप से दिमाग में डोपामाइन के स्तर को बनाए रखती है ताकि शरीर को वो भयानक केमिकल ड्रॉप महसूस ही ना हो। 300 मिलीग्राम प्रतिदिन की डोज के साथ सफलता दर लगभग 20% तक पहुंचती है। लेकिन जाहिर है किसी भी दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये दवा हर किसी के लिए नहीं है। इसके साथ सीजर यानी दौरे पड़ने का खतरा और लिवर से जुड़ी जटिलताएं हो सकती हैं। इसलिए इसे केवल और केवल डॉक्टर की पर्ची और सख्त निगरानी में ही लिया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। बिल्कुल। और अब आखिर में बात करते हैं विज्ञान के उस हैक की जो मुझे इस पूरी रिसर्च में सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा। NRT यानी निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का कैसीनो हैक। ओहो, ये तो मेरा भी फेवरेट हिस्सा है। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग सिगरेट छोड़ने के लिए बस एक निकोटीन पैच लगा लेते हैं या निकोटीन च्युइंग गम चबाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दिमाग के पैटर्न को नहीं तोड़ पाते। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कसीनो या जुए के अड्डे लोगों को लत आखिर लगाते कैसे हैं। वो रैंडम इंटरमिटेंट रिवॉर्ड के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी खराब स्लॉट मशीन की तरह, जहां इंसान लीवर खींचता है और उसे कभी पता नहीं होता कि अगली बार सिक्के निकलेंगे या नहीं। ये जो अनिश्चितता है ना, मुझे लगता है ये डोपामाइन का एक ऐसा पावरफुल स्पाइक पैदा करती है कि इंसान पागलों की तरह उस मशीन से चिपका रहता है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। ये अनिश्चितता ही दिमाग को सबसे ज्यादा बांधती है और लत छुड़ाने के लिए विज्ञान इसी कसीनो वाली ट्रिक का उल्टा इस्तेमाल करता है। वो कैसे? साइंस कहता है कि अगर कोई सिर्फ पैच लगा रहा है तो शरीर को एक स्थिर यानी स्टेडी मात्रा में निकोटीन मिलता रहता है। शरीर को इसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए ये कसीनो हैक कहता है कि निकोटीन देने के तरीके को लगातार बदलते रहें। तो इसका पूरा प्लान क्या है? प्लान ये है, पहले हफ्ते निकोटीन पैच का इस्तेमाल करें जो शरीर में दिन भर निकोटीन का एक धीमा और स्थिर स्तर बनाए रखता है।
फिर अगले हफ्ते पैच को हटा दें और सिर्फ निकोटीन गम का इस्तेमाल करें। गम चबाने से खून में निकोटीन का एकदम से तेज उछाल आता है। और फिर तीसरे हफ्ते नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करें, जो एक अलग ही गति से असर करता है। अरे वाह! तो मतलब हम अपने ही दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को चकमा दे रहे हैं। बिल्कुल। जब हम तरीके बदलते हैं तो शरीर कभी भी एक पैटर्न की उम्मीद नहीं कर पाता। जब वो पैटर्न टूट जाता है तो लत का जो वो मजबूत ढांचा है वो अपने आप कमजोर पड़ जाता है। हम डोपामाइन को उसी के खेल में हरा रहे हैं। हाँ, और जब वो ढांचा कमजोर हो जाता है तो फिर इसे पूरी तरह से छोड़ना, यानी निकोटीन को शून्य पर ले जाना बहुत आसान हो जाता है। कमाल है। तो अगर हम आज के इस पूरी डीप डाइव का, इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें तो सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारे शरीर में खुद को रीस्टार्ट करने की असीम क्षमता है। भले ही स्मोकिंग का इतिहास कितना भी लंबा और विनाशकारी क्यों ना रहा हो, अगर कोई 45 की उम्र से पहले से छोड़ने में कामयाब हो जाता है तो वो अपने जीवन काल में कई स्वस्थ साल वापस जोड़ सकता है। और रिकवरी की वो जो टाइमलाइन है, जहाँ 24 घंटे में फेफड़े साफ होने लगते हैं और 72 घंटे में निकोटीन शरीर से गायब हो जाता है, ये साबित करती है कि शरीर हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार खड़ा है। बिल्कुल। बस जरूरत है तो एक सही व्यवहारिक प्लान की, जैसे डॉक्टर तिवारी का 5 दिन का प्लान, और विज्ञान समर्थित तरीकों की। ये जानकारी वाकई किसी की भी सोच को बदल सकती है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो मुझे लगातार सोचने पर मजबूर कर रहा है। जरा इस पर गौर कीजिएगा। अगर इंसान का शरीर सिर्फ 72 घंटों में निकोटीन के आखिरी रसायन को भी पूरी तरह से बाहर निकाल देता है, हाँ, और कुछ ही महीनों में फेफड़े अपने सिलिया नाम की झाड़ू से खुद को अंदर से साफ कर लेते हैं, शरीर फिर से एक नॉन स्मोकर की तरह काम करने लगता है, तो आखिर सालों बाद लगने वाली सिगरेट की वो अचानक तलब क्या है? अगर शरीर में कोई रसायन बचा ही नहीं है तो क्या वो तलब शारीरिक है, या क्या वो हमारे दिमाग में बसी महज एक प्रेत स्मृति या घोस्ट मेमोरी है? क्या ऐसा हो सकता है कि सालों बाद जो लत सताती है वो शरीर की बीमारी नहीं, बल्कि इंसान की अपनी पहचान के सॉफ्टवेयर में फंसा हुआ एक ग्लिच है, जिसे रसायनों से नहीं बल्कि एक नई पहचान बनाकर ही पूरी तरह से डिलीट किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।